डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। इंडिया गठबंधन के प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संभाल रखी है। चंद्रपुरा में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने केंद्र और बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। साथ ही 2024 में फिर से सरकार बनाने का दावा किया है। दूसरी ओर सुदेश महतो गांव-गांव जाकर यशोदा देवी के लिए वोट मांग रहे हैं। सुदेश महतो ने 9 जनसभाएं की हैं और इस दौरान राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम की हुंकार, बीजेपी पर प्रहार, केंद्र पर निशाना। मंत्री बेबी देवी के लिए मांगे वोट। डुमरी उपचुनाव में प्रचार की कमान अब सीएम हेमंत सोरेन ने संभाल ली है। चंद्रपुरा के तेली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और ईडी सीबीआई के जरिए परेशान करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा है कि जब से सरकार बनी है, बीजेपी सरकार गिराने की साजिश में जुटी है। हमारी सरकार जिस दिन से बनी है, उसी दिन से ये विपक्ष लोग रोज कुछ न कुछ षड्यंत्र बना बना करके हमारे सरकार को गिराने में लगा। कभी विधायक को खरीद फरोख्त करने का खबर आता है, कभी सीबीआई ईडी का छापा पढ़ करके हमें दिग्भ्रमित करने का काम करता है, काम नहीं करने देता है। एक और सीएम मंच से एनडीए पर वार कर रहे थे, तो दूसरी ओर आजसू सुप्रीमो गांव के पंचों के बीच मौजूद थे। ग्रामीणों के बीच जाकर सुदेश महतो ने न सिर्फ यशोदा देवी के लिए वोट मांगा, बल्कि 2019 में किए गए चुनावी वादों को लेकर सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया। सुदेश महतो ने कहा है कि मंचों से नहीं बल्कि पंचों के बीच जाकर वे सरकार की पोल खोलेंगे। सरकार की योजनाओं को गांव में खोजने का, 3 लाख का घर देखने का, मेरे युवाओं का 5 लाख को नौकरी जो उनको हो गया है उनको ढूंढने के लिए हम बाहर निकले हैं। 5,000-7,000 रुपया का पेंशन किन्हें मिलता है उन्हें देखने के लिए निकले हैं और चूल्हा में घुसकर देखना चाहते हैं किस माँ को 72,000 रुपया का सालाना खर्चा मिल रहा है, उन्हें देखने के लिए निकले हैं, उन्हें समझने के लिए निकले हैं। इस सरकार के वास्तविक चेहरा को आप गाँव में देख सकते हैं। गाँव का हालात ही सरकार का चेहरा का बयां कर रहा है। चुनावी सभा में सीएम हेमंत सोरेन ने 1932 के खतियान और ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही 2024 में फिर से सरकार बनाने का दावा किया। वही चूल्हा प्रमुख के बहाने आजसू पर पैसा बांटने का आरोप लगाया। दूसरी ओर बीजेपी और आजसू करप्शन और रोजगार समेत मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटी है। किसके दावे और वादों में कितना दम है, ये 5 सितंबर को पता चल जाएगा। लेकिन उपचुनाव में 2 महिलाओं के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में उपचुनाव में नारी शक्ति का दम दिखेगा। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में 6 प्रत्याशी ठोक रहे तार। एनडीए से यशोदा देवी, इंडिया गठबंधन से बेबी देवी मैदान में। एआईएमआईएम से मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी ठोक रहे तार। 2019 में जेएमएम के जगन्नाथ महतो ने दर्ज की थी जीत। आजसू प्रत्याशी को 34,000 से ज्यादा वोटों से दी थी मात। 2019 में दूसरे स्थान पर थी आजसू, तीसरे स्थान पर बीजेपी। आजसू की यशोदा देवी को मिले थे 36,840 वोट। बीजेपी के प्रदीप साहू को मिले थे 36,013 वोट, जबकि चौथे स्थान पर रहे एआईएमआईएम को मिले थे 24,132 वोट। अब की बार किसे मिलेगा डुमरी की जनता का आशीर्वाद? 5 सितंबर को जनता का फैसला, 8 सितंबर को आएंगे नतीजे। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें, चाहे एनडीए की बात करें, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। राज्य के मुख्यमंत्री बेबी देवी के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि डुमरी का जो दंगल है वो कौन जीतेगा? इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ उषा पांडे जी है बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है उषा जी आपका न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ शमशेर आलम जी है कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है शमशेर आलम जी आपका। और हसन अंसारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आजसू से हमारे साथ मौजूद है। एक बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला। सबसे पहले बात कर ले बीजेपी से, एनडीए से बात कर ले। उषा जी, जिस तरीके से स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी ने अपना एक दबदबा कायम किया, चाहे हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा के स्तर की बात करें, आज वो हमारे बीच नहीं है
उपचुनाव हो रहा है, बेबी देवी उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, कितनी जबरदस्त टक्कर आप मानते हैं? देखिए, जो डुमरी का चुनाव हो रहा है, ये शिक्षा मंत्री ने क्या किया क्या नहीं किया ये अलग विषय है, लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थिति झारखंड की है, आप देख रहे हैं कि अपराध नियंत्रण में नहीं है, भ्रष्टाचार चरम पर है, परिवारवाद चरम पर है और महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं और इस क्षेत्र में दोनों ही महिला उम्मीदवार खड़ी हैं। लेकिन जो राज्य की जनता देख रही है, 2019 में हेमंत सोरेन ने जो जनता से वादा किया था, जिस जनता वादा करके उनको दिग्भ्रमित करके वोट प्राप्त किया था, लेकिन वो अपने एक भी वादे पर खरे नहीं उतरे हैं। जैसे युवाओं की बात की जाए तो युवाओं को उन्होंने कहा था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो आपको 5,000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा, जो ग्रेजुएट रहेंगे उनको 7,000, लेकिन आज तक ये कहीं भी चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराधी बेलगाम है। अपराधी बेलगाम क्यों है? इसमें कोई अफसरों का भी कोई गलती नहीं है, प्रशासन का भी कोई योगदान नहीं है उसमें। इसमें है कि जब राज्य का मुखिया ही जब किसी का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ईडी के बुलावे पर नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। अब कांग्रेस की भी बात कर लें तो जो इनके सहयोगी हैं, इनके आज बोलते थे कि लोकतंत्र खतरे में है, भारत से बाहर जाके उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री स्वयं ईडी के पास जाने से इनकार कर दिए हैं तो इन लोगों को अब लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आ रहा है। तो आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में तो जो हमारे एनडीए की उम्मीदवार हैं यशोदा देवी, वो भारी मतों से विजयी होंगी। आज की परिस्थिति जो बनी हुई है, ऐसे में तो कहीं ऐसे में तो कहीं उनका बेबी देवी का कहीं नामो निशान भी नहीं है। चलिए तो जरा जान लेते हैं शमशेर आलम जी से। कई गंभीर आरोप और जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष है, विपक्ष आरोप लगाएगा, इसके लिए मुझे पता है कि आप पहले से तैयार भी हैं। शमशेर आलम जी, जो वादे किए गए पूरे नहीं किए गए हैं। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने क्या किया नहीं किया वो अलग चीज है, लेकिन अब जो प्रत्याशी हैं यशोदा देवी आजसू से, अब उन्हें वोट देगी जनता, क्योंकि जनता अपने आप को इस सरकार में असुरक्षित महसूस कर रही है, कहा है उषा पांडे जी ने। शमशेर आलम जी, कि डुमरी विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, इसको ये क्षेत्र हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता थे जगन्नाथ महतो जी, आप गली में चले जाए, मोहल्ले में चले जाए, स्कूल पर देखें, हॉस्पिटल पर देखें, सड़कों को देखें, पेयजल को देखें, तो हर जगह जगन्नाथ महतो जी का छाप रहा है। जगन्नाथ महतो जी हमको लगता है कि इस सरकार में मंत्री बने हैं, उसके पहले वो विधायक ही थे और विपक्ष की जो उन्होंने भूमिका निभाई और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उन्होंने हमेशा उस अपने क्षेत्र को अपने कार्यों से उस क्षेत्र को हमेशा चमकाने का काम किया। ये हम नहीं कहते हैं, ये आंकड़ा कहता है, उस क्षेत्र की जनता कहती है और क्षेत्र की जनता तैयार बैठी हुई है कि हम अपने लोकप्रिय नेता को श्रद्धांजलि के रूप में हम एक एक मत दे करके बेबी देवी को रिकॉर्ड मतों से जिताएंगे। जहां तक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए की गठबंधन हो, एनडीए की गठबंधन को हर कमी हमारे सरकार में नजर आ रही है। उनको अपने भी गिरबान में झांकना चाहिए। जब उनकी हुकूमत थी और उसमें किस तरह से विधि व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा था, किस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला था, किस तरह से हमारी माँ बहनें असुरक्षित थी। लेकिन आज आप देखें कि एक भी जिस तरह से 2-3 घटना ऐसी घटी झारखंड में महिलाओं के साथ, खास करके हमारी माँ बहनों के साथ, जो देश और दुनिया ने उसको देखा। एक तो आपको बूटी मोड़ में जो हुआ, उसके साथ साथ जहाँ तक लोग भले ख्याली पुलाव पका लें, लेकिन हम लोग ये निश्चिंत हैं कि हमारी जीत वहाँ सुनिश्चित है। और आप जा कर के देखें
आपके रिपोर्टर भी वहाँ होंगे, राकेश जी, उनसे भी आप जायजा ले सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है कि एनडीए के लोग, अब हमारे माननीय सुदेश महतो जी घर घर जा कर के जो चीज़ खोज रहे हैं, उनको ये भी चीज़ खोजना चाहिए कि जो गैस सिलेंडर मिला था उसकी क्या स्थिति है। माँ बहनों को जो इन्होंने केंद्र सरकार जो पेंशन दे रही थी उसकी क्या स्थिति है। हम तो अभी जो आरोप लगे रोजगार पर, हमने ग्रामीण विकास के माध्यम से पंचायत सेवकों को रोजगार दिया, हमने हेल्थ के माध्यम से रोजगार दिया, हमने एजुकेशन के माध्यम से रोजगार दिया, हमने श्रम के माध्यम से रोजगार दिया। हमको समय कहाँ मिला? हमको जो 1-1.5 साल का जो कार्यकाल मिला उसमें हमने जो उपलब्धि बनाई है, इनके 14-15 साल में उस तरह की उपलब्धि नहीं है। आज हम लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब यात्रा शुरू किया तो आपने देखा टोटल दोनों यात्रा में 60 लाख लोगों का आवेदन आया, और 60 लाख लोगों के आवेदन में ज्यादातर वृद्धा पेंशन, ज्यादातर आपको महिलाओं का पेंशन, ज्यादातर आवास के बारे में, आवास योजना के बारे में लोगों ने भेजा। आज आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूं, यहाँ पर बैठे हुए एनडीए के साथी बड़े बड़ी बात बोलेंगे। यहाँ पर आवास को रोक दिया गया झारखंड में। झारखंड में केंद्र सरकार ने कहा कि हम आवास में पैसा नहीं देंगे। आप पता कर लीजिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा योजना बनाया है कि हम 18,000 आवास देने जा रहे हैं। 3-3.5 लाख रुपया एक लाभुक को मिलेगा। एक पैसा देने का काम केंद्र सरकार चूंकि बंद कर चुका है इस आवास में, तो हमको तो हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे पैसा पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं, चाहे जीएसटी का पैसा हो, चाहे कोल रॉयल्टी का पैसा हो, हमको पैसा देते भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ग्रामीणों को आवास देने का काम करने जा रहे हैं। आपको याद होगा, हमको रोड में, सड़कों में पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, ग्रामीण विकास के नेतृत्व में, ग्रामीण कार्य के नेतृत्व में हम लोगों ने 15,000 किलोमीटर को रोड बनाने का काम है, बनाने जा रहे हैं। अब पिछली सरकार के द्वारा जो रोड बनाया है जर्जर स्थिति में है, उसको हम लोग रिपेयरिंग करने जा रहे हैं। तो जहां तक सवाल है कि हमने विकास की भी गंगा बहाया है, भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया है, नौजवानों को रोजगार भी दिया है। एनडीए की तरफ से एक आरोप तो ये भी है कि जब रघुवर दास की सरकार थी, महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रॉपर्टी उनके नाम पर हो, 1 रुपए में रजिस्ट्री जमीन की करवाई जा रही थी, लेकिन हेमंत सोरेन के आने के साथ ही वो बंद हो गया। रजिस्ट्री ऑफिस में आपको पता चल जाएगा कि 1 रुपया का लाभ सबसे ज्यादा अगर कोई उठाया तो जमीन माफियाओं ने उठाया, बिल्डर ने उठाया। हमारा जो ग्रामीण लोग था, हमारा जो जिसको खरीदने का पैसा नहीं है, उन्होंने लाभ नहीं उठाया। वो एक तरह से अपने लोगों को लाभ उठाने के लिए योजना को लाए, और जिसका लाभ बिल्डर और माफिया उठा के चले गए। चलिए, तो आपका पक्ष जानना था। अब सीधा जुड़ेंगे हसन अंसारी जी से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन जरा डुमरी का रुख कर लेते हैं। सहयोगी राकेश हमारे वहां पर मौजूद है, क्योंकि डुमरी में ही विधानसभा उपचुनाव होना है। वहां की जो जनता है वो किस मूड में नजर आ रही है, ये हम जान लेते हैं। राकेश, हमारे साथ यहाँ पर हमारे पैनलिस्ट भी मौजूद हैं। जेएमएम से हमारे साथ तो कोई नहीं आ पाया है। शमशेर आलम जी है, उषा पांडे जी और हसन अंसारी जी है। डुमरी में चुनावी माहौल कैसा नजर आ रहा है? क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं राकेश? देखिए, तपिश यहाँ महसूस की मौजूद हूँ। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की चुनावी सभा हुई। जो एनडीए की प्रत्याशी हैं यशोदा देवी, वो भी इस चुनावी सभा में मौजूद थी। तो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ चुनावी सभा हुई है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितना पसीना जो नेता हैं, चाहे यूपीए फोल्डर के नेता हों, चाहे एनडीए के नेता हों, वो लगातार यहाँ कैंप कर रहे हैं। कैंपेन लगातार बढ़ता जा रहा है और पसीना बहाया जा रहा है। रात रात में भी जनसभाएं हो रही हैं। छोटे छोटे पॉकेट्स में नेता जो है अपने वोटरों के बीच जा रहे हैं और उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो हर तरफ जोर आजमाइश है, इससे इनकार नहीं है। और ये उपचुनाव भले ही 1 साल के लिए हो, जिस बात का जिक्र सुदेश महतो भी अब से थोड़ी देर पहले कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कार्यकाल इस उपचुनाव का छोटा है, लेकिन उसका जो महत्व है वो बड़ा है। जाहिर तौर पर इस बात का जिक्र आज जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे डुमरी में चुनावी सभा को वो जब संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि ये चुनाव महत्वपूर्ण है कई मायनों में और कई लिहाज से। उसी बात का जिक्र आजसू प्रमुख सुदेश महतो भी कर रहे थे।
तो ये कहा जा रहा है कि सरकार के लिए हो या फिर एनडीए के लिए हो या बाबूलाल मरांडी के लिए हो, सुदेश महतो के लिए हो, तमाम बड़े चेहरे जो झारखंड की राजनीति में उनका एक अपना कद और वजूद है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये जो उपचुनाव है एक तरीके से लिटमस टेस्ट है। और यही वजह है कि इस चुनाव को लेकर गंभीरता यूपीए की फोल्डर में भी है और एनडीए की तरफ भी है। सरकार के लिए चुनौती इस बात को लेकर है कि पहले ही उन्होंने उनको मंत्री बना दिया है चुनाव जीतने से पहले, तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो यूपीए की तरफ से भी लगातार बड़े नेता जो हैं वो कैंप कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जो हैं आज से उनका कैंपेनिंग शुरू हो चुका है, बैक टू बैक लगातार उनकी जनसभा होनी है। कल भी वो डुमरी में होंगे, यहाँ जनसभा करेंगे। और 3 जो प्रखंड है, बारी बारी से इन प्रखंडों में लगातार जन संपर्क किए जा रहे हैं, लोगों से मिला जा रहा है और देर रात तक यह कार्यक्रम चल रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं राधा कि ये उपचुनाव की जो तपिश है वो अब तेज हो रही है और धीरे धीरे इसकी तपिश और ज्यादा आपको महसूस होने वाली है आने वाले दिनों में। राकेश, दोनों कैंडिडेट के साथ 2 चीजें बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है। बेबी देवी की अगर बात करें, स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी है। इंडिया गठबंधन का कहना है कि श्रद्धांजलि वोट उन्हें मिलेगी, सहानुभूति वोट उन्हें मिलेगी और जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने किया है उनके परिवार के लोग ही आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरे कैंडिडेट की अगर बात करें, आजसू की कैंडिडेट हैं यशोदा देवी, उनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि अब बीजेपी का साथ उन्हें मिला है। पिछली बार 2019 की अगर बात करें, दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, उन आंकड़ों को अगर जोड़ दी जाए तो आंकड़े बताते थे कि यशोदा देवी की जीत हो सकती थी। तो ये दोनों के साथ प्लस पॉइंट है। अपने रणनीति है, अपने गणित है और गणित के साथ साथ चुनाव के अपने केमिस्ट्री भी होते हैं, इक्वेशंस होते हैं। तो वो हर तरह के इक्वेशंस यहाँ नजर आ रहे हैं। ये जरूर है कि इस बार जो एनडीए की जो प्रत्याशी हैं यशोदा देवी, उनको बीजेपी का साथ मिला है और बीजेपी के कई नेता यहाँ कैंप भी कर रहे हैं। लगातार वो चुनाव प्रचार में आपको नजर आ रहे होंगे। तो इससे कहीं ना कहीं एक ऊर्जा जरूर एनडीए की प्रत्याशी बीजेपी जो आजसू की उम्मीदवार हैं उनको मिला है। दूसरी तरफ अगर आप यूपीए की बात करें, इंडिया की बात करें, तो उनको लेकर भी पूरा जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें आरजेडी है, उनके तमाम बड़े चेहरे, उनके तमाम बड़े नेता जो हैं डुमरी में मौजूद हैं, डुमरी में कैंप कर रहे हैं और माहौल बहुत अच्छा आप कह सकते हैं चुनाव के दृष्टिकोण से है। आमतौर पर बाई इलेक्शन को लेकर इतना आप कह सकते हैं कि एनर्जी नहीं देखा जाता है, लेकिन डुमरी बाई इलेक्शन को लेकर बहुत एनर्जी देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ से ये एनर्जी है और ये कहना कि सिंपैथी है, ये ज़रूर है कि सिंपैथी है जगन्नाथ दा को लेकर। जगन्नाथ दा का अपना एक व्यक्तित्व रहा है, इस माटी से उनका लगाव है, 4 बार के वो यहाँ के विधायक रहे हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट है उनके साथ, एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन दूसरी तरफ आप यशोदा देवी को भी कमजोर नहीं कह सकती हैं। पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, अच्छा वोट उनको मिला था, बीजेपी का साथ नहीं मिला था, लेकिन इस बार बीजेपी का साथ है। तो चीज़ें अब देखना होगा किस दिशा में जा रही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये चुनाव बहुत आसान दोनों पक्षों के लिए नहीं होने वाला है। फाइट जबरदस्त आपको देखने को मिलेगा और इसकी सुगबुगाहट इस तरीके से समझी जा सकती है कि चुनाव की जो तपिश है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है। यहाँ गर्मी भी है, लेकिन चुनाव की गर्मी इस गर्माहट को और ज्यादा बढ़ा रही है। राजदा, चलिए हमारे साथ आजसू से हसन अंसारी जी भी है, जरा उनसे भी बात कर ले। हसन जी, जिस तरीके से चुनावी माहौल है, लगातार आजसू प्रमुख सुदेश महतो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, वो उनका साफ तौर पर कहना है कि मंच से नहीं बल्कि हमें जो पंच है उनके बीच जाकर के हम बातचीत कर रहे हैं और उनसे ही हमें वो मजबूती मिल रही है। एक कड़ी टक्कर के तौर पर तो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है, साथ ही रामगढ़ का जो उपचुनाव में जीत मिले हैं उससे भी उत्साहित होंगे। निश्चित तौर पर देखिए, हम पूरे 365 दिन पूरे स्टेट में आजसू पार्टी चुनाव के मोड में रहती है। हम अपने कार्यकर्ताओं को शुरू से सक्रिय करते आए हैं और उसी का परिणाम रहा कि हम 2023 में ही इसी अभी जो उस वक्त तत्कालीन यूपीए गठबंधन, अभी इंडिया गठबंधन, हमने उसको पटकनी दी है और यही इतिहास हम दोहराने जा रहे हैं डुमरी के चुनाव में। भले ये लोग अपने आप को अपने पीठ कितनों थपथपा ले, लेकिन डुमरी का चुनाव इनके लिए आसान नहीं है। निश्चित तौर पर वो सीट हम जीतने जा रहे हैं। हमने उस स्तर पर काम किया है। हमारे पूरे कार्यकर्ता डुमरी के तीनों प्रखंडों में, चंद्रपुरा हो, चाहे नवाडी हो, चाहे आपका डुमरी हो, तीनों प्रखंडों में एक एक गांव में कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क स्थापित किए हुए हैं। हमने पिछले 23 तारीख को जो
चूल्हा प्रमुख का जो सम्मेलन बुलाया था, आपने देखा होगा, आपके पास में वीडियो क्लिप आया होगा, वहां से मैसेज बहुत सारी चीजें आई होंगी। आपने देखा होगा कि हमने 12-15 हजार लोगों को बुलाया था, कार्यकर्ताओं को, जो हमारे पिलर मेंबर के रूप में हमने चिन्हित किया है। 10 से 12 हजार लोगों को चूल्हा प्रमुख के रूप में। तो वहां 10 से 12 हजार लोग आने के बजाय लग रहा था कि पूरा डुमरी विधानसभा के सारे लोग उस मैदान में उस पर भी आरोप है, पैसे बांटने के आरोप है। निश्चित तौर पर ये इनका तो काम ही है पैसा, इनके सत्ता में ये है, पैसा मैं कहां से बांटूंगा। हम सत्ता से बाहर हैं, हम संघर्षशील संगठन है, हम संघर्ष करते हैं, संघर्षों की बुनियाद पर अपने आप को खड़ा करके रखे हुए हैं। पैसा का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। पैसा तो बांटने के लिए इनको जिम्मा दिया गया, ये लोग पैसा बांट रहे हैं। पैसा तो शमशेर आलम जी, पैसे बांट रहे हैं आप लोग। और सीएम ने भी ये कहा है कि लगातार इंडिया गठबंधन या फिर हमारे जो विधायक हैं उन्हें खरीद फरोख्त के चक्कर में, ईडी सीबीआई के चक्कर में फंसाया जा रहा है, लेकिन 2024 में सरकार हमारी होगी। देखिए भाई हसन साहब जो बोल रहे हैं, आजसू पार्टी सिर्फ हमारे ही सरकार में विपक्ष में है। लगातार आजसू पार्टी सत्ता के करीब रही और सत्ता के करीब के साथ साथ आजसू पार्टी ने उन तमाम मलाईदार विभागों के मंत्री रहे हैं। इसलिए पैसा किसके पास है वो झारखंड की जनता जानती है, एक एक बच्चा जानता है। खैर इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर साहब, आप 3 बार मुख्यमंत्री रहे इस राज्य में, आप 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक लंबा टेन्योर की बात मत करिए। आप लगातार पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण विकास, होम गुरुजी और आपके आजसू के सुप्रीमो, वर्तमान में 3.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री के रूप में आजसू के सुप्रीमो, जग जाहिर है। देखिए ये जग जाहिर है। देखिए आजसू के सुप्रीमो के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे आज तो मेरा दावा है कि आज ईडी और सीबीआई इनके दरवाजा को खटखटाएगा। चलिए वापस आएंगे आपके पास, वापस आएंगे हसन अंसारी जी, शमशेर आलम जी वापस आएंगे। एक बार फिर से रुख करेंगे डुमरी का। सहयोगी राकेश हमारे साथ है। राकेश, 6 कैंडिडेट ताल ठोक रहे हैं डुमरी के दंगल में। 2 महिला कैंडिडेट है, जाहिर तौर पर महिला शक्ति, नारी शक्ति देखने को मिलेगी, लेकिन AIMIM को हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले 2019 में जब उनके भी प्रत्याशी थे, 4थे स्थान पर थे। नहीं, बिल्कुल देखिए उनकी उपस्थिति है और पिछले बार भी उनकी अच्छी उपस्थिति मानी गई थी और इस बार भी पूरे दमखम के साथ AIMIM के जो उम्मीदवार हैं रिजवी साहब, वो चुनावी मैदान में है। और इस बीच जो सूचना आ रही है राधा कि 30 तारीख को ओवैसी का भी यहाँ एक बड़ा चुनावी सभा होना है, तो उसके बाद से देखेंगे आप चीज़ें थोड़ी बदली हुई नजर आएंगी। लेकिन सीधे तौर पर लड़ाई में आप उनको नहीं जोड़ सकते। ये जरूर है कि वो एक बड़ा फैक्टर हैं और वो किसी भी सियासी पार्टी को, चाहे वो एनडीए की बात कर ले या फिर आप इंडिया की बात कर ले, तो उनको वो डैमेज कर सकते हैं, ये मात्रा जरूर वो रखते हैं। और अब देखना होगा कि ओबीसी की जब सभा होती है तो फिर जो मुस्लिम वोटर्स है यहाँ के, और अच्छी तादाद है मुस्लिम वोटरों की यहाँ, उनका रुख क्या होता है, उनका मिजाज क्या होता है। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें जो सीधी लड़ाई है वो इंडिया बनाम एनडीए के बीच ही लड़ाई है। और मैंने आपको इशारा इसलिए किया था राधा कि एक सवाल आप हसन अंसारी जी से ले लीजिए। मुख्यमंत्री जब आज डुमरी में थे, चुनावी सभा को जब वो संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने चूल्हा प्रमुख पर तंज कसते हुए कहा कि चूल्हा प्रमुखों के घर लिफाफे भी जा रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है जो आप हसन अंसारी से ले सकती हैं राधा। जी, अब अभी हमने उस पर बात की राकेश, शायद आप सुन नहीं पाए। चूल्हा प्रमुख पर आरोप लगा है कि पैसे बांटने का काम किया गया है, और इस आरोप को जिस तरीके से आरोप लगे, जाहिर तौर पर जो चीजें सामने आती हैं लोग उनसे अनजान नहीं होते हैं। हसन अंसारी जी, निश्चित तौर पर देखिए आरोप लगाना अलग बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री को पता नहीं कहां से ये सूचना मिली है। रामगढ़ से हम लोग रामगढ़ के चुनाव से ये सूचना मिली। शमशेर जी, रामगढ़ के चुनाव में मैं स्वयं भी रामगढ़ के चुनाव में जिस तरह इन्होंने चूल्हा, चितरपुर प्रखंड में था, गोला प्रखंड में, मैंने एंटायर रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में था। हमारे जितने भी चूल्हा प्रमुख रहे हैं, हमने कहा ना कि हमारे चूल्हा प्रमुखों को हमने 1 रुपया देने का काम नहीं किया, पैसा देने का काम तो आप करते हैं साहब। और रहा सवाल लिफाफा पहुंचाने का, किसने कहा लिफाफा पहुंचाया? रामगढ़ में
आपने देखा है ग्रामीण? नहीं, हमने देखा नहीं। ग्रामीण बाद में जब हम लोगों ने समीक्षा किया तो ये पता चला कि चूल्हा प्रमुख के आंसू के द्वारा चूल्हा प्रमुख को पैसा दिया गया। कंसेप्ट ही पता नहीं चूल्हा प्रमुख का कंसेप्ट क्या है। चूल्हा प्रमुख का स्पष्ट हमारा कंसेप्ट है कि एक पिलर मेंबर जो चूल्हा प्रमुख होगा वो अपने गांव के 10 घर के जो कंसर्निंग 10 घर है उन 10 घरों के का नेतृत्व देगा, उनके अभाव की राजनीति को सामने लेकर के आएगा, वही रिप्रेजेंट करेगा। सिर्फ चुनाव भर के लिए नहीं बल्कि 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए उनके सारे समस्याओं का समाधान और निराकरण कोई करेगा, चलिए चूल्हा प्रमुख ही करेगा। चलिए अपनी बातों को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा। राकेश, सुना आपने कि हसन अंसारी जी ने साफ तौर पर कहा है कि आरोप है, बेबुनियाद आरोप है और ऐसी कोई बात नहीं है। आपके खेमे से कई दिग्गज उतरे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी की अगर बात करें तो जेएमएम ने एक बड़ा आरोप उन पर लगाया है कि जो संथाल परगना प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उस पर बाबूलाल का पैसा लगा हुआ है। क्या लगता है इन तमाम चीजों का असर चुनाव में भी देखने को मिलेगा? देखिए, जनता बहुत जागरूक है आजकल और हर चीज बहुत बारीकी से समझती है। जो अभी बाबूलाल जी के बारे में जो प्रोपेगेंडा ये लोग फैलाए हैं, बाबूलाल जी ने आज बाकायदा उसका बयान दिया है कि क्या है। तो बाबूलाल जी को चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया है, इससे विपक्षियों में एक खलबली मच गई है और इनको दूर से ही दिखाई दे रहा है कि आने वाले चुनाव में हम लोग पूरे झारखंड से साफ होने वाले हैं। तो उन पर कई तरह का आरोप लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बाबूलाल की स्वीकार्यता जनता में कितना है इन लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि इसलिए ये लोग ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चुनाव इन सब चुनाव जो वोट पड़ेगा इन सब मुद्दों पर नहीं पड़ेगा। आज जनता देखेगी कि जब से इन लोग सत्ता में आए हैं, मैं अभी बता रही हूँ आपको कि निगम बोर्ड जो है, जितने उसके अध्यक्ष हैं, महिला आयोग देख लीजिए, समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष मैं खुद रही हूँ, या जितने भी चीज हैं इन लोगों ने सबको पेंडिंग करके रखा है। एक भी चीज पर अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। महिलाओं की जो समस्याएं हैं महिला आयोग में न जाने कितनी समस्याएं हैं। हमारे यहाँ भी महिलाएं आती हैं, बोलती हैं कि दीदी मैं यहाँ जा रही हूँ तो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। समाज कल्याण बोर्ड में परिवार परामर्श केंद्र चलता है, वहाँ हजारों हजार महिलाओं के समस्या का समाधान होता था। जैसे कोई महिलाओं का छोटा मोटा झगड़ा, छोटा मोटा घरेलू विवाद होने से वो आती थी, हम लोग वहाँ पे सारे लोग बैठ के उनके समस्याओं का समाधान करते थे। इससे उनका आर्थिक बचत भी होता था, समय का भी बचत होता था, एक परिवार का जो सामाजिक ढांचा था वो भी टूटने से बचता था। लेकिन आज के समय में जो ये महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वो अध्यक्ष विहीन है। अभी आप अपराध की दिशा में ही आप देखें, अपराध की दिशा में हाई कोर्ट आज डीजीपी को अपने पास बुला रहा है और उनसे ये सवाल कर रहा है। ये तो शमशेर आलम जी अभी बता रहे थे कि रघुवर जी के सरकार में ये हुआ। रघुवर जी के सरकार में कोई डीजीपी हाईकोर्ट नहीं बुलाया था किसी को। इस सरकार की हालत आप देखिए, मुख्य सचिव को हाईकोर्ट बुला रहा है और राज्य के मुखिया को देखिए, ये बाहरी भीतरी का केवल करके, इनको मुख्यमंत्री बाहरी भीतरी करने के लिए नहीं बनाया गया था। किसी को भी कोई आवे तो किसी को पीट दीजिए, किसी को भगा दीजिए, इस तरह से मुख्यमंत्री का बयान नहीं होता है। मुख्यमंत्री के लिए झारखंड का एक एक व्यक्ति उनका बच्चा होता है, उनका परिवार होता है और उनके लिए किसी भी तरह से उनके मुख से ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। तो ऐसे राज्य के मुखिया ऐसे नहीं होते हैं और सारी चीज जनता देख रही है। महिलाओं के बारे में भी आप देखिए तो महिलाओं के बारे में, महिलाओं को सशक्त करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने जितनी योजनाएं बनाई थी, आप 1 रुपए की रजिस्ट्री को तो प्रत्यक्ष उदाहरण है, इन्होंने बंद कर दिया। आप अभी नगर निगम के चुनाव को आप देखिए, मैं आज ही पेपर में निकला है, मैं लेके आई हूं यहाँ, पिछड़ा आयोग का गठन नहीं हुआ है। मैं दिखाना चाहूंगी आपको। और जब पिछड़ा आयोग का गठन नहीं हुआ है तो आपको नगर निगम का चुनाव कितने दिनों तक टलते रहेगा ये किसी को पता नहीं है। और जब नगर निगम का चुनाव नहीं होगा तो जनता का कितना अधिकार मारा जा रहा है, ये सारा चीज जनता देख रही है। आप कभी रांची की सड़कों पर निकल जाइए, मैं आपको बता रही हूँ, आप कभी रांची की सड़कों पर निकल जाइए पार्टी के काम को लेके या ऐसे भी काम को लेके। मैं दिन में कई बार निकलती हूँ, घर से बाहर निकलती हूँ
अब मैं सड़कों का हालत देखती हूँ, फुटपाथ के एक एक इंच जमीन को इन लोगों ने बेच दिया है और वहाँ वसूली का धंधा हो रहा है पूरा। 10 रुपया पाँच, कोई मोटरसाइकिल आप 5 मिनट के लिए स्कूटर आप लगा दीजिए कहीं मेन रोड के कोई दुकान के सामने, वहाँ 10 लुच्चे आ जाएंगे आपसे पैसा वसूलने के लिए। आज राजधानी का ये हालत हो गया है। जनता किस चीज पर इनको वोट देगी? किस मुंह से ये लोग जा रहे हैं जनता को जवाब ले लेते हैं। शमशेर आलम जी, कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा कि आरोप तो झेलना ही पड़ेगा पक्ष विपक्ष दोनों को। ऐसी परिस्थिति में तो इनको कहीं से कोई वोट नहीं मिलने जा रहा है और डुमरी में एनडीए भारी बहुमत से विजयी होने जा रही है और 2024 में तो कहीं इनका नामो निशान नहीं रह जाएगा। अब देखिए इन लोगों को ऐसे ही करतूतों के चलते, मतलब देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, मैं तो बोलती हूँ कभी ये गौरव का विषय है, इतनी पुरानी पार्टी है, लेकिन इन लोगों के इन्हीं करतूतों के चलते जनता ने इन्होंने को कहीं नहीं रखा है। आज झारखंड में इनकी ये हालत है कि ये पीछे डब्बा बने हुए हैं, जिनको आगे मुखिया बनना चाहिए था पीछे डब्बा बने हुए हैं। तो ये अपने चाल चरित्र में समझे क्या हम कर रहे हैं, जनता तभी इनको वोट देगी। अभी फिलहाल तो इनका कोई भविष्य नहीं नजर आ रहा है। अब शमशेर आलम जी, आप सहयोगी पार्टी हैं जेएमएम की सरकार है, कई आरोप है, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं राज्य में। वही बात करें अगर जिस तरीके से माहौल बना है, क्राइम का ग्राफ थोड़ा सा तो बढ़ा है। देखिए, हमारी बहन ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको भगाओ, उसको भगाओ, इसको मारो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कभी बयान नहीं आया कि किसी को भगाना है झारखंड से, लेकिन मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान जरूर आया कि 1932 सरना कोड, सभ्यता, संस्कृति, आदिवासी की पहचान, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मंच क्या देश और दुनिया में ये बोलते हैं और बोलेंगे। ये बोलते बने सिर्फ नहीं, सुनिए इसमें क्या है, बोलने दीजिए हमको। 2019 में ये ठीक कह रहे हैं शमशेर, हमको बोलने दीजिए। ठीक कह रहे हैं, 2019 में ही ये बोल करके आए थे, बहुत चीख के ही हेमंत सोरेन बोल रहे थे कि अगर सरकार मेरी बनती है तो हम पहले कैबिनेट में ओबीसी को आरक्षण का रेशियो 14 से बढ़ा करके 27% कर देंगे और 3 महीना के अंदर में 1932 के खतियान के आधार पर आपका स्थानीयता की परिभाषा घोषित कर देंगे। यही मुख्यमंत्री हाउस के अंदर बोलते हैं। आप लोग को बोलने का हक है, यही बोलने का हक है एनडीए को बोलने का हक है। केंद्र में आपकी सरकार है, कोर्ट चले जाते हैं। आप लोग तो एनडीए चाहता नहीं है तो 1932 हो, स्थानीयता हो, यहाँ की सभ्यता संस्कृति बचे। आप लोग तो चाहते, एनडीए हमेशा चाहा है, एनडीए हमेशा चाहा है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के स्थानीय को दबा कर रखे। इसीलिए आप लोगों को सरकार से, इसीलिए ना आप लोगों को सत्ता छीना। झारखंड की जनता सत्ता क्यों छीनी? आप कुछ नहीं, सत्ता झारखंड की जनता सत्ता आपसे क्यों छीनी? चलिए 1932 की अगर बात करें तो सीएम ने उसे हाउस में पारित तो किया था, लेकिन अब विपक्ष का ये आरोप है कि उन्हें पता था कि राजभवन वापस करेगा। नहीं, राजभवन करेगा, कोर्ट आप चले जा रहे हैं, फिर भी उसका रास्ता हम लोग निकाल रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। दूसरा सवाल इन्होंने किया, दूसरा सवाल हमारी बहन हसन अंसारी जी, दूसरा सवाल हमारी बहन ने की, उषा पांडे जी ने, कि बोर्ड और निगम का जहां तक बात है तो सारे बोर्ड निगम प्रक्रिया में है। और एक चीज मैं बता दूं अपने बहन को कि ये बार बार बोल रही है कि डुमरी में हम धूल चटा देंगे। डुमरी का इनको नक्शा पता नहीं है। डुमरी के लोग, डुमरी में किसका मत है? डुमरी में पिछड़ों का मत है, डुमरी में अल्पसंख्यकों का मत है, डुमरी में आदिवासियों का मत है। और पिछड़ों के नेता, वो विकास नहीं चाहिए, पिछड़ों के नेता टाइगर जगन्नाथ महतो थे, एनडीए नहीं था, आंसू नहीं था। ये जो दावा कर रहे हैं, ये जो जिस अल्पसंख्यक वोट पर ये दावा कर रहे हैं, 3.5 बरस बीत गए। अब 4था बरस में एंट्री करेंगे, दिसंबर आएगा, 4 बरस होगा। अल्पसंख्यक आयोग का गठन हो गया क्या? शमशेर साहब, उर्दू एकेडमी, हज कमेटी, दुर्भाग्य है जब हमारी सरकार जब हमारा अल्पसंख्यक मंत्री है, स्कॉलरशिप का बात हो, हमारी सरकार
ये 4 वर्षों में हमारी झारे सरकार- शमशेर जी जी, मेरी जी। बात सुन लीजिए आप। जी बोलिए। एनडीए की सरकार में हज कमेटी का मसला है। हाजी लोग कहां से हज करने जाते थे? रांची से कि कलकत्ता से? ये तो केंद्र सरकार रांची का से कि पॉलिसी है। कलकत्ता था? अरे ये तो आपका पॉलिसी है। पॉलिसी आप हमारी जिसको का- समर्थन दे रहे हैं उसका पॉलिसी है। उसने जहाज छीन लिया हमसे, हमारे झारखंड में डायरेक्ट जहाज नहीं दिया। आप ये गलतियां आपकी है ना। दूसरी हमारी चीज कोई है गलती नहीं कि है। इन 4 वर्षों में इन्होंने कहा छात्रवृत्ति सरकार योजना बना करके हर राज्य को अल्पसंख्यक के कल्याण के विभाग से सरकार योजनाएं मांगती है कि आपके राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कितने राशि की आवश्यकता है, उसका एस्टिमेटिंग करके योजना बना करके केंद्र के पास भेजा जाए ताकि केंद्र आपके केंद्रीय बजट में उसका एलोकेशन करती है। इन 4 वर्षों में 23 वर्ष जो हो गए झारखंड अलग राज्य हुए, इन 23 वर्षों में ये 4 वर्ष ये हेमंत सरकार की ऐसी रही कि 4 वर्षों में एक बार भी इसने सरकार को योजना बना के नहीं भेजा। आज अल्पसंख्यक बच्चों के छात्रवृत्ति रुके हुए हैं, उनका जो है ना शैक्षणिक स्थिति दयनीय हो गई है। यह सिर्फ इसी सरकार में हुई है, जबकि हमारी सरकार में हम प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक बच्चों के लिए सारे राशि का आवंटन करते थे, उन्हें छात्रवृत्ति देते थे। लेकिन आपकी सरकार में भी कई स्कूल बंद हुए थे सरकारी स्कूल। अभी की सरकार में देखिए ना साहब, इनकी सरकार में क्या है कि यही मुख्यमंत्री, यही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 544 विद्यालय को, जो उर्दू विद्यालय थे, 544 विद्यालयों को सामान्य विद्यालय घोषित करके वहां जो जुम्मा के दिन छुट्टी होता था, यही जगन्नाथ महतो थे ना शिक्षा मंत्री, उन्होंने उसको बंद करा दिया। आज मुस्लिम बच्चे, एनडीए ने बंद नहीं कराया, मरांडी जी ने बंद नहीं कराया, अर्जुन मुंडा ने बंद नहीं कराया, रघुवर दास ने बंद नहीं कराया। बंद किसने कराया? हेमंत सोरेन ने कराया। और जो वही मुख्यमंत्री जो अल्पसंख्यकों को वोट से जीत करके सत्ता में काबिज हैं। ये स्थितियां हैं इनकी। ये कितने बड़े। चलिए जवाब लेंगे शमशेर आलम जी से। नहीं, इसमें एक बात मैं और कह देना चाहता हूं, उसके बाद में इनसे बात करेंगे। आप इससे पहले एक सवाल आया था कि मुख्यमंत्री महोदय देखा कि आज मंच से घोषणा किया उन्होंने कि आजसू पार्टी के लोग चूल्हा प्रमुखों को लिफाफा बांट रहे हैं। ये स्पष्ट दिखा रहा है कि इस राज्य का मुखिया का आत्मविश्वास कितना हिल चुका है, कितना डिग चुका है। उनको पता चल चुका है कि ये डुमरी चुनाव हम हारने जा रहे हैं, और इसीलिए हारने के बाद जो इसका व्याख्यान होगा, उस व्याख्यान के लिए अभी से ये प्लॉट स्लॉट तैयार कर रहे हैं ताकि हम ये कह सके कि आजसू के नेताओं ने पैसा बांटा इसलिए हम चुनाव हार गए। चलिए तो शमशेर आलम जी से जवाब लेंगे। उषा पांडे जी, जेबीएम का क्षेत्र है डुमरी, और उस वहां पर स्टैंड करना यशोदा देवी का, जैसा कि आपने कहा कि वोटिंग होगी, जो जनता का मूड है वो बदल चुका है, उन्होंने देख चुका है कि जो मौजूदा सरकार है उन्होंने क्या किया है, छल कपट से अब वोट नहीं मिलेगा। जी, अभी ये बता रहे थे महिलाओं की रजिस्ट्री के बारे में, ये बात कर रहे थे कि माफिया महिलाओं को मिला, अपराधी टाइप के लोग जो थे। तो महिलाएं क्या माफिया होती हैं क्या? जो 1 रुपया का रजिस्ट्री जो होता है वो माफिया महिलाएं, अपराधी किस्म के लोगों का, वो तो महिला तो सिर्फ महिला होती है। महिला को एक मतलब करने के लिए, जो महिला एक इज्जत देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए। उनका कहना है कि महिलाओं के नाम पर बिल्डर्स ने लूट खसोट की है, महिलाओं को उन्होंने नहीं कहा। लोगों के माध्यम से, जमीन माफियाओं के माध्यम से महिलाओं को आगे करके 1 रुपया का लाभ महिलाओं को आगे करके कौन लाभ उठाया? महिला को मिला ना, महिला अपने बिल्डर कौन महिला? बिल्डर के घर की भी अगर मान लीजिए कोई महिला है, जैसे मान लीजिए, तो इस तरह की बातें हैं जो इस तरह की जो चीजें हैं, बिल्कुल ले रही हूँ जब इस तरह की चीजें हैं, और जब जनता देख रही है कि ये सरकार किसी भी तरह से, इस सरकार में हम सुरक्षित नहीं है, हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है। चलिए सरकार में सुरक्षित नहीं है। अब जरा जो हसन अंसारी जी ने सवाल काम नहीं हो रहा है, उषा जी तो परेशान है, फिर उषा जी क्यों देंगे? जरा जवाब लेना जरूरी है। शमशेर आलम जी, कई गंभीर आरोप लगाए हसन अंसारी जी ने। देखिए, हसन अंसारी जी ने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग नहीं बना, तो इनको शायद पता नहीं है कि अल्पसंख्यक आयोग की प्रक्रिया चालू है और बहुत जल्द अल्पसंख्यक आयोग बन भी जाएगा। मैं इनको बताना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से आप पता कर लीजिए कि जहां जहां हमारे यहाँ समस्या था कब्रिस्तान की घेराबंदी, और कब्रिस्तान के घेराबंदी में भी काफी बहुत ऐसे जगहों पर थे जहां विवाद थे। हमारे माननीय मंत्री हफीजुल हसन ने उन सारे विवादों को निपटारा किया, और कब्रिस्तान, कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं है जहां घेराबंदी नहीं हो रही है। दूसरा सवाल कि आप जाएं और पता कर ले कि जितने भी अल्पसंख्यक हॉस्टल थे, तमाम जगह जहां हमारे छात्र
रह नहीं पाते थे। आप पुराना जो इनके समय का इनके राज में कभी भी अल्पसंख्यक छात्रावासों पर ध्यान नहीं दिया गया। छात्रावासों पर ध्यान दिया गया, लेकिन अल्पसंख्यक छात्रावासों पर ध्यान नहीं दिया गया। आज हम तमाम अल्पसंख्यक छात्रावास आप बोल रहे थे तो मैं शमशेर साहब में मैं आप लोग बोल रहे हम शमशेर साहब ने पूछ रहा हूं, आपसे भी बता दीजिए, मैं आपने रुकूंगा। आप खाली ये बता दीजिए कि क्या अल्पसंख्यक बच्चों को छात्रवृत्तियां मिल रही है अथवा नहीं मिल रही है? नहीं, मिल रही है, मिल रही है। गलत बात क्यों? नहीं, मिल रही है। नहीं, आप पता कर लीजिए, परसों का अखबार आप उठाइए, आप परसों का अखबार उठाइए, आपको पता चलेगा कि सेंट्रल से देखिए केंद्र की सरकार से हमें कोई सहायता नहीं मिली। सहायता कहां से मिलेगी? हमने कहा ना राजधानी, हमने कहा लेकिन राज्य सरकार अपने बदौलत, चाहे अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने की बात हो, चाहे आप छात्रवृत्ति की बात हो, आपने देखा कि जब विदेश जाने की बात हुई, विदेश जब छात्रों को भेजा गया, उसमें हमारा तीन अल्पसंख्यक छात्र जो गया, जिसको एक छात्र को 60 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का बात किया। और सारे जगह से मैं तो कह रहा हूँ कि आप अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसको आप पढ़े हसन साहब, नहीं आपको पढ़ करके तब आप आइए, तब आप आकर के बहस कीजिए। आपको सरकार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के माध्यम से कार्य हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हमारा अल्पसंख्यक, आपने खुद कहा कि ओबैसी कोई फैक्टर नहीं होगा डुमरी में इस बार। और आप देखेंगे, मैं आपको वादा करके जाता हूं कि अल्पसंख्यक का एक एक मत माननीय हेमंत सोरेन जी को मिलेगा। कारण है उसका कि हेमंत सोरेन जी का कंसेप्ट क्लियर है। हेमंत सोरेन की सरकार हमेशा अल्पसंख्यकों के कल्याण वोट काटने का काम जनता आपसे पूछ रही है, वोट से कहीं शमशेर जी जनता आपसे पूछ रही है। अभी कल परसों जो है ना भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई है अल्पसंख्यक शमशाद अंसारी का रामगढ़। अरे अगर उसकी जांच हो जाए, आपसे पूछ रही है, सुनिए हसन साहब, जांच क्यों नहीं कर? अगर उसकी जांच होगी, क्यों नहीं कर रही है? जांच हो जाए तो आंसू चेहरा दिखाने के लायक नहीं होगा। कहाँ घटना घटी है, किस तरह से घटना, जांच हो रही है, हमारी सरकार जांच कर रही है। और जो दोषी है उनको सलाखों में आप लोग गए हैं। और वो तमाम आंसू समर्थक लोग हमें दावे के साथ कह रहा हूं, जिस तरह से रामगढ़ में घटना घटी है, आपको नहीं बोलना चाहिए, आपको चेहरा दिखाने के लायक आप लोग नहीं हैं। और डुमरी में रामगढ़ के शमशाद का इंसाफ देना होगा, हिसाब देना होगा। सरकार में आप है तो आपको ना देना होगा, आपको डुमरी में हिसाब देना होगा। और अल्पसंख्यकों के कितने ही तैसी आप रहे हैं हम लोग जानते हैं। आप दीजिएगा शमशेर साहब। और हमारे सरकार का कंसेप्ट क्लियर है कि आदिवासी पिछड़ा और अल्पसंख्यक को लिए हम लोग हमेशा कल्याण करते रहे हैं। वोट बने, निगम बने, नहीं बने, लेकिन हमारी नजर हमेशा उन समुदाय पर रहती है जिनकी रक्षा की गारंटी हमारी सरकार लिए। अच्छा ठीक है ना, ये है ना, आप रुपेश को बरही में घर जाके मुख्यमंत्री मंत्री महोदय 5 लाख रुपया का चेक कर उनकी मां को सरकारी नौकरी देती है। वहीं पर जो जमशेदपुर में जो हत्याकांड हुआ था, आज 4 बार या 5 बार मुख्यमंत्री से जाकर के गिड़ा के रो रही है, उसको आपने दिया तब कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं, सरकारी लोग कहाँ मिला। मुख्यमंत्री रांची में इतनी बड़ी घटना घट गई, अल्पसंख्यक 2 बच्चे मारे गए, मुख्यमंत्री वहां पर गया क्या आंसू पोंछने के लिए? मुख्यमंत्री अब कहते हैं कि मॉब लिंचिंग, सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग इसी सरकार में हो रही है साहब। महिला सुरक्षित है। अरे भाई एक घटना घटी है रामगढ़ में जिसमें की जांच आएगा, जांच करा लो ना भाई, ये तो आप ही के लोग हैं, हमारे सरकार में मॉब लिंचिंग में बहुत, आप जब एनडीए की गवर्नमेंट थी उस वक्त फेरिस महिलाओं पर अपराध के संदर्भ में मॉब लिंचिंग को देखिए, हमारी सरकार कानून बनाने जा रही थी मॉब लिंचिंग पर, बनाया और आज जा रही थी, राज्यपाल के आप जा रही थी, दरवाजे से आप सब कुछ कर रहे थे, कभी आपने तो राजभवन राजनीति बनाने जा रहे थे, चाहिए जब अल्पसंख्यकों के कल्याण की बात होती है राजभवन से घंटी बजता है। क्यों? जब यहाँ के स्थानीय नौजवानों की बात होती है राजभवन से, तो फिर अगर आपसे कुछ काम नहीं हो पाता है, इनकम्पिटेंट मुख्यमंत्री आप हैं, तो फिर आप बने रहने का आपका दायित्व खत्म, आपके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो छोड़ दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री है जो आप केवल जनता को भ्रम की स्थिति में रखे हुए हैं, ईडी सीबीआई हो, सब है, सब तरह से आप लोगों ने देखा, नोटिस करके देख लिया, ईडी सीबीआई से देख लिया,
लेकिन हमारा ये युवा तुर्क मुख्यमंत्री आपके सामने खड़ा है, आपसे आंख में आंख मिलाकर बात करता है, इसलिए कि ये सच्चा है। आप लोग जाल फेंक रहे हैं कि अभिमन्यु की तरह वध कर देंगे, वो अभिमन्यु नहीं है। और समय बताएगा कि कौन अभिमन्यु समय है। बतावेगा, समय आ रहा है, समय आ रहा है ना, डुमरी बता देगा। डुमरी तो आप देखिएगा कि डुमरी डुमरी बता में देगा आपकी कि 24 अरे में क्या आज होगा। तो मुख्यमंत्री का अपने कॉन्फिडेंस डोल गया जी। मुख्यमंत्री मंच से बोल रहा है जो आदमी, भाई सरकार आपकी अरे हमने तो आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, नहीं बोलेगा। दुर्भाग्य है इस राज्य का कि राज्य का मुख्यमंत्री बोल रहा हो कि पैसा बांट रहा होता। आपकी सरकार क्या कर रही है? पूरा तंत्र तो आपके सीएम हाथ ने तो में ये भी साहब। कहा है कि डबल इंजन की सरकार है, दोनों पूरा हाथों तंत्र तो आपके हाथ से में है। लूट खसोट मची हुई है, हिटलर की तानाशाही चलाई जा रही है, तो बिल्कुल। ऐसे में तो जनता पे तो इसका असर होगा ही। निश्चित तौर हसन जी, निश्चित तौर पर ये असर होगा, लॉ एंड ऑर्डर और इन लोगों को सबक सिखाएगी जनता। शमशेर जी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिस पुलिस प्रशासन का व्यवस्था होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य में जो पुलिस व्यवस्था होता है अंडर कस्टडी, माने कस्टोडियन उसका जो होता है मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री होता है, इस राज्य में मुख्यमंत्री ये पुलिसों का चरित्र ही बदल दिया इस राज्य के मुख्यमंत्री ने। ये लोग अपराध में नियंत्रण करना छोड़ करके क्या चीज कर रहे हैं? ये लोग ट्रक गिन रहे हैं कि कितना निकल रहा है बालू, कितना निकल रहा है कोयला, कितना निकल रहा है चिप्स, उसका पीसी कहां जा रहा है, कम समझते हैं ना, परसेंटेज कमीशन। ये लोग उस पर लगे हुए, तो अपराध नियंत्रण कहां होगा? महिलाएं असुरक्षित है। देखिए पुलिस प्रशासन पर जो आप आरोप लगा रहे आप हैं, उसी पर कर रहे हैं। वही अभी पुलिस राजधानी में देखिए प्रशासन, ना, राजधानी में अभी सरेआम कितनी हत्याएं हुई। कमल हुसैन एक व्यवसायी का हत्या हो गया, जमीन कारोबारी था, उसका सबसे नियरेस्ट अकाउंटेंट था, उसकी हत्या हो गया। अपराध होना अलग है, मुंडा का लेकिन अपराधियों को पकड़ लेना कुछ नहीं। ये भी हमारी सरकार की जितने भी आप कहते हो कि तुम क्राइम करो, मैं पकड़ने जाऊंगा घटना बाद में। घटी है, जितने भी घटना ये शर्मनाक घटना है। वो हमारा रांची का चलिए तो जनता देख रही है और डुमरी विधानसभा है। उपचुनाव के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं है। 5 सितंबर का वो दिन जब वोटिंग होगी और देखना होगा 8 सितंबर को कि जनता ने किसे चुना है। बहुत कम समय हमारे पास है, थोड़ी थोड़ी प्रतिक्रिया आप तीनों से लेंगे। उषा जी, क्या वजह है जो डुमरी की जनता जो है वो एनडीए प्रत्याशियों को वोट देगी? देखिए, अभी जो वर्तमान की सरकार चल रही है, ये मुख्य रूप से मैं एक छोटा सा ही आपके लिए रखूंगी कि ये मुख्य रूप से एक ही एजेंडे पर वो काम कर रही है। परिवार बचाओ, भ्रष्टाचार बढ़ाओ और पैसा कमाओ, और इसका कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। इसलिए कि ये लोग जान गए हैं कि अगली बार हम सत्ता में आने वाले नहीं हैं, तो जितना अधिक से अधिक पैसा बना सको बस वो काम करो, इसी काम में ये लोग लगे हुए हैं। और जनता जाए भाड़ में, तो जनता ये सारी चीज समझ चुकी है और इन लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। हसन अंसारी जी, क्या किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी आपके प्रत्याशी? मुद्दा हमने अलग से अपना नहीं चुना है, मुद्दा हमको एनडीए के लोगों ने ही दिया है। हमारा मुख्य मुद्दा है भय, भ्रम और भ्रष्टाचार। इस राज्य में जो भय का माहौल बना कर रखा है सरकार ने, और भ्रम की स्थिति में 3.5 करोड़ जनता को ला करके खड़ा कर दिया, और भ्रष्टाचार अकंठ डूबा हुआ है। सरकार जो है ना, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच गए हैं। जनता इस चीज को मान रही है, जनता जान रही है कि सरकार हमें ठगने का काम किया है 2019 में। हम इस बार सत्ता परिवर्तन करेंगे और डुमरी का चुनाव में एनडीए प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जिताने का काम करेंगे। शमशेर आलम जी, क्या मुद्दे समझ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं जो आपके क्षेत्र में आपके कैंडिडेट को मिलेगी? हम लोगों का मुद्दा साफ है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी ने उन क्षेत्र में जो विकास की गंगा बहाई है, और हमारी सरकार जिस तरह से दबे कुचले लोगों के लिए जो योजनाएं ला रही है, काम कर रही है, साथ ही साथ हम झारखंड के सभ्यता संस्कृति को और आगे बढ़ाने में और यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने में जो हम लोग कदम डाले हैं, हमको इन्हीं सब मुद्दों पर विश्वास है कि झारखंड डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जनता हमको भारी बहुमत से चुनाव जिताएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। शमशेर आलम जी, हसन अंसारी जी और उषा पांडे जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।